राम राम जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल द न्यूज़ फिलिक्स पर। दोस्तों, आज भी हम एक जो टॉपिक लेकर आए हैं या कह लीजिए एक जो विवाद लेकर आए हैं वो भी मस्जिद से ही जुड़ा हुआ है और वो मस्जिद है फतेहपुर सीकरी की, जिसका नाम है नूरी जामा मस्जिद। इसको लेकर अभी हाई कोर्ट में फिर एक याचिका डाली गई है क्योंकि PWD की तरफ से रास्ते के चौड़ीकरण को लेकर इस पर जो एक इसकी इमारत का एक पार्ट है उसको गिराने के आदेश हुए हैं। उसको लेकर इंतजामिया कमेटी, मस्जिद इंतजामिया कमेटी वापस हाई कोर्ट गई हुई है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और उसके साथ ही दोस्तों, आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं अगर आपको किसी टॉपिक पर और जानकारी से संबंधित वीडियो चाहते हैं तो हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाकर डाल सकते हैं। तो ये मसला है फतेहपुर का, जहाँ के ललौली गांव में स्थित एक मस्जिद जिसे 180 साल पुराना बताया जा रहा है, उस पर रास्ते के चौड़ीकरण को लेकर यानी सड़क चौड़ी होना है, उसके लिए PWD ने उसको एक नोटिस जारी किया है जिसमें मस्जिद का एक पार्ट जिसको ध्वस्त करना है वहाँ से सड़क निकलेगी। तो उसे लेकर अब मस्जिद जो इंतजामिया कमेटी है वो पहुँच गई है हाई कोर्ट। तो मसला क्या है, इस मसले पर 6 दिसंबर को जस्टिस RB सर्राफ और जस्टिस बिपिन चंद्र दीक्षित की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करेगी। मस्जिद समिति ने यह भी दलील दी कि मस्जिद का यह हिस्सा स्थानीय समुदाय के लिए ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है। करीब 180 साल पुरानी ये मस्जिद बताई जाती है। याचिका में PWD विभाग द्वारा ध्वस्तीकरण आदेश को चुनौती दी गई है कि मस्जिद कमेटी का कहना है कि यह करीब 180 साल पुरानी मस्जिद है, इसे विरासत स्थल के रूप में संरक्षण मिलना चाहिए। मस्जिद का ऐतिहासिक महत्व होने के कारण इसको विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए। याचिका में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम के तहत नूरी जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने के लिए अभ्यावेदन भी दिया गया, जिस पर विचार करने के लिए कहा गया है। और दोस्तों, इसी के संबंधित एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को आप देखिए, फिर हम समझते हैं आगे कि इसमें अब आगे क्या कार्रवाई होगी। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मस्जिद का जो बोर्ड लगा है 1839 का, यानी मस्जिद 180 या 85 साल पुरानी है। ठीक है, उस समय रोड का कहीं अता पता नहीं था और रोड जो पास हुआ ये बना 1956 में, 52 या 56 में। तो पहले मस्जिद, बाद में रोड, और यहाँ सब जंगल था। ये बस्ती तो धीरे धीरे करके आज यहाँ बस्ती हो गई। तो हमने हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद में याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई कल थी लेकिन किसी वजह से नहीं हो सकी। अगली सुनवाई 12 दिसंबर को है, 12 दिसंबर को। अब हाई कोर्ट का जो फैसला होगा वो हमें माननीय होगा, समझ गए? अच्छा, तो जो हाई कोर्ट बोलेगा वो आप लोग करेंगे, वो उसके लिए आप तैयार हैं? हाँ, उसके लिए, इसीलिए तो हम हाई कोर्ट गए। अच्छा, कह रहे हैं कि मस्जिद का जो एक हिस्सा है, क्योंकि सड़क चौड़ीकरण करना है तो उसका एक हिस्सा जो है वो ध्वस्तीकरण करना पड़ेगा। कोर्ट के आदेश अनुसार कोर्ट जो आदेश करेगी वो उसमें हम करेंगे। वैसे भी कोर्ट पहले तो इसको पुरातत्व विभाग को भी हमने दिया है कि ये मस्जिद प्राचीन काल की धरोहर है। जैसा कि 1956 के एक्ट में या 58 के एक्ट में आया है कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो प्राचीन काल के, उनसे छेड़छाड़ न की जाए। तो हमें कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि कोर्ट मस्जिद के पक्ष में और इस गांव के हित में न्याय करेगी। देखिए, मैं इस समय मस्जिद के बाहर ही मौजूद हूँ। ये नूरी माजा मस्जिद है, जहाँ पर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लोग भी इकट्ठे हैं और इस मस्जिद पर लिखा हुआ है, इसका जो निर्माण का जो टाइम लिखा हुआ है वो 1839 लिखा हुआ है। लेकिन बात समय यहाँ पर ये है, सवाल ये उठता है कि ये जिस मस्जिद के ध्वस्तीकरण के लिए कहा जा रहा है ये वो सड़क है, ये फतेहपुर से ये मुख्य सड़क है और ये सड़क बांदा को जोड़ती है। ये बांदा, ये 4 लेन होने के लिए यहाँ पर PWD ने यहाँ पर नोटिस दिया है और ये सिर्फ ये जो नोटिस है ये सिर्फ मस्जिद को नहीं दिया गया है, मस्जिद के एक हिस्से को ये नोटिस दिया गया है। जो मैं अपने कैमरामैन को बोलूँ कि वो दिखाए कि किस तरीके से जो मस्जिद का जो हिस्सा है ये पूरी तरीके से मुख्य सड़क, जो यहाँ पे मुख्य जो सड़क है इनकी, उस सड़क मार्ग पे है। और आसपास का एरिया मैं आपको दिखाऊं, ये पूरा रिहायशी एरिया है और यहाँ पर आसपास आपको यहाँ पर मकान नजर आ रहे होंगे। लगभग
1000 से ज़्यादा आबादी है यहाँ पर, और यहाँ पर जो सड़क पर, जो मुख्य सड़क पर जो मार्ग है, जो घर बने हुए हैं, उनमें लगभग 133 घर ऐसे हैं जिनको पीडब्ल्यूडी का नोटिस दिया गया है। और ये देखिए, ये वो बिल्कुल वो नोटिस भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को प्रीति, जो कि दिया गया है, और सड़क चौड़ीकरण के लिए जो पीडब्ल्यूडी की ओर से नोटिस दिया गया है उसकी कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं। और मैं जैसा बता रही थी कि ये जो घर आप देख पा रहे होंगे, ये घर को तोड़ा गया है, और इनके घरों को इन लोगों ने अपने आप से ही तोड़ लिया है, अपने हाथों से ये घर तोड़ लिए गए यहाँ पर, क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने नोटिस दिया था और उन्होंने कहा कि सड़क चौड़ी होनी है, तो आसपास जितने भी घर आप यहाँ पर देख रहे हैं वो 133 घर ऐसे हैं जिनको तोड़ने की जो कार्रवाई है वो पूरी कर ली गई है। ये देखिए, ये घर जो है ये टूटे हुए आपको नजर आ जाएंगे, और अब ये सड़क के इस पार घर है, और सड़क के बिल्कुल सामने हम देखते हैं, ये देखिए सड़क के बिल्कुल सामने ये मस्जिद है, जिस मस्जिद को तोड़ने के लिए कहा गया है। और इससे जब हम इसी सड़क पर आगे चलते हैं, लगभग 3 किलोमीटर जब हम और आगे जाते हैं, तो इसी सड़क के मुख्य सड़क पर एक मंदिर है, जो मंदिर भी सड़क पर है, उसको भी तोड़ने का जो नोटिस है वो पीडब्ल्यूडी ने दिया हुआ है। अब यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मस्जिद 180 साल पुरानी है, अगर इस मस्जिद को तोड़ा गया तो ये इसको नुकसान पहुंच सकता है। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरीके से जो मस्जिद है, एक तरीके से ये भी अतिक्रमण करके बनाई गई है। अब अतिक्रमण आप कहेंगे, उसमें जो इंतजामिया कमेटी के एक मेंबर हैं वो क्या कह रहे हैं कि ये मस्जिद यहाँ लगभग 180 साल पुरानी, यानी उस पर एक माइलस्टोन भी, ऊपर एक स्टोन लगा है जिस पे डेट पड़ी हुई है कि ये मस्जिद कब बनी थी। ये मस्जिद बनी है 1839 में फतेहपुर में। और बोले ये जो रोड है, ये रोड पास हुई थी लगभग 52 और 54 में या उसके आसपास ही। बोले ये रोड से पहले से मस्जिद है, और अब इस मस्जिद को हटाना जो आपसी सौहार्द है, आपसी विचार, जो वहाँ की ऐतिहासिक विरासत जिसको वो मानना है, उसको क्षति पहुंचाना है, और जो विशेष समुदाय के लोग यानी मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसा है। इसके लिए वो लोग पहुंचे हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई 13 दिसंबर को होगी, अब क्योंकि 6 तारीख को होना थी तो किसी वजह से वो सुनवाई हो नहीं पाई। और अब उनका कहना है कि ये एएसआई जो है उसके द्वारा संरक्षित मोनामेंट इसे घोषित किया जाना चाहिए, यानी अब इनको याद आ रही है एएसआई की। अब आप मूल बात समझिए, इसमें अभी हम पीडब्ल्यूडी में जो ये सड़क चौड़ीकरण का आदेश है, वो आदेश इसलिए दिया गया है विकास के मार्ग में जो भी बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर किया जाए। मूल बात समझिए आप। अब मस्जिद तो सबको दिख गई, मस्जिद के ध्वस्तीकरण को लेकर इतनी चर्चाएं हैं, लोग हाई कोर्ट तक पहुंच गए हैं, लेकिन जो पीछे मंदिर है, एक मंदिर भी आया है, आपने सुना होगा कि किस तरीके से उस मंदिर को लेकर भी उसे भी नोटिस दिया गया, वो मंदिर भी टूटेगा। लेकिन मंदिर ध्वस्त होगा, उससे कोई जो सौहार्द है वो खराब नहीं हो रहा है, जो आपसी मतभेद हैं वो पैदा नहीं होंगे, और किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी। लेकिन ये जो नूरी जामा मस्जिद है, अगर ये टूटती है तो मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी, और इस ऐतिहासिक जो सांस्कृतिक विरासत है, इसको वो सांस्कृतिक विरासत मान रहे हैं। अब ये सांस्कृतिक विरासत ठीक है, सांस्कृतिक विरासत हो सकती है, मान सकते हैं, लेकिन क्या सांस्कृतिक विरासत का मतलब ये है कि सरकारी जमीन को कब्जा कर ये विरासत बनाई जाए? अब जो ये बात कह रहे हैं कि सरकार ने रोड का आदेश कब किया था, इस रोड का जो नक्शा पास हुआ था या जो भी इसके लिए आदेश आया वो 1956 में आया था या 1954 में। तो अगर हम उस समय की बात को देखें, उस समय जिस समय 1954 या 52 में ये फतेहपुर मस्जिद जो रोड है जिस पे अब सरकार कार्रवाई करने जा रही है, पीडब्ल्यूडी जहां रोड डालेगा वो बांदा और फतेहपुर को जोड़ता है, ठीक। वो जो रोड है, वो रोड उनका कहना है, जो इंतजामिया कमेटी के मेंबर हैं, कि 1954 में के आसपास वो पास हुआ था, तब से लेकर अभी तक बना नहीं। तो जब वो 1954 में पास हुआ होगा रोड, तो उसका एक नक्शा बना होगा, उस नक्शे के अनुसार वहां से खाका खींचा गया होगा, बना भले ही नहीं, लेकिन एक ब्लूप्रिंट तो लगभग आज से 70 साल पहले, माफ कीजिएगा, लगभग हाँ आज से 70 साल पहले वहां पे एक ब्लूप्रिंट बनाकर रख दिया गया
कि ऐसे ऐसे यहाँ पे एक समय बाद मस्जिद रोड पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है मस्जिद की जो मूल बिल्डिंग थी, मूल इमारत थी, वो उस नक्शे से, उस रोड से पीछे रही होगी। अब ये नियत देखिए कि वो मस्जिद जो हिस्सा टूटना है वो रोड पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये जमीन पर अतिक्रमण किया गया, सरकारी जमीन को दबाने का काम किया गया। और वहाँ जो आसपास बस्तियां हैं, बसी हुए लगभग 1,00,000 लोगों की रिहाइश है, उनमें से 133 मकानों को नोटिस दिया जा चुका है। उनमें से मकान टूट भी, कुछ लोगों ने अपने आप ही तोड़ ली, क्योंकि सड़क जब चौड़ी होगी तो वो सारे इंक्रोचमेंट थे। यानी जब मकान भी टूटे हैं और मस्जिद भी टूटेगी, तो इसका मतलब है जो मंदिर बना है वो भी सरकारी जमीन, जो सड़क की जमीन है उस पर बना हुआ है, जिस पर रोड पड़नी उस पर बना हुआ है। और यही हाल जो है फतेहपुर, जो मस्जिद नूरी मस्जिद है उसका भी है। वो मस्जिद भी जो मूल इमारत रही होगी वो कहीं ना कहीं उस रोड से हटके होगी, लेकिन इन लोगों की बदनीयती, इन लोगों की इंतजामिया कमेटी जो है, मस्जिद की इंतजामिया कमेटी, ये उसकी जो मंशा है उस पर सवाल उठाता है कि जब आप कह रहे हैं 1954 में रोड पास हुआ है, तो 1954 में जब रोड पास हुआ होगा तो उसके लिए एक रूपरेखा तैयार की गई होगी, उसके लिए पहले से जमीन की पैमाइश की गई होगी, जमीन का अधिग्रहण भी किया गया होगा। तो वो दस्तावेज तो सरकार के पास सुरक्षित होंगे, वो दस्तावेज आपके पास नहीं हो सकते, लेकिन वो दस्तावेज सरकार के पास तो सुरक्षित होंगे। लेकिन अब इन्होंने उस जो बिल्डिंग है इंक्रोचमेंट कर लिया है, अतिक्रमण कर लिया। अब उस अतिक्रमण के आधार पर ये क्या करना चाह रहे हैं, ये चैलेंज करना चाह रहे हैं उसको हाई कोर्ट में, तो जिसकी सुनवाई होगी 13 दिसंबर को। और अगर जो हम उम्मीद करते हैं, जब पीडब्ल्यूडी अपना भी पक्ष रखेगी, यानी सरकार, पीडब्ल्यूडी का मतलब सरकार जब अपना पक्ष रखेगी, तो सरकार ये तो बताएगी ना कि ये रोड इस सन में पास हुआ था और यहाँ से ये इसका पैमाइश हुई थी, इस जगह से इस रोड को निकलना था। उस समय तक जब ये रोड पास हुआ था तब तक मस्जिद थी, मस्जिद के अस्तित्व को अभी इनकार नहीं किया जा रहा है। एक चीज समझिए, मस्जिद के अस्तित्व को इनकार नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो रोड पर बिल्डिंग बना ली गई है, मस्जिद को अतिक्रमण करके उसको बढ़ा लिया गया है, उस पर तो सवाल उठेगा। और वो मस्जिद गिराई जाएगी और साथ में पीछे मंदिर भी है, तो वो मंदिर भी गिराया जाएगा। तो जब मंदिर भी गिराया जाएगा, मस्जिद भी गिराई जाएगी, तो जो आपने अतिक्रमण किया है, ये मसला मस्जिद की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक विरासत या पौराणिक विरासत का नहीं है। ये मसला है अतिक्रमण का, जमीन को जबरदस्ती कब्जाने का, जमीन को दबाने का। तो इसको बेवजह मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है। उस मस्जिद को ये कहकर कि वो 180 साल पुरानी है, तो रोड घुमा दिया जाए, पूरा रोड का आकार बदल दिया जाए, प्रकार बदल दिया जाए, उसमें चाहे किसी को कितनी भी समस्या हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आने वाले भविष्य में उस रोड का स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया जाए, उस रोड की रूपरेखा ऐसी बना दी जाए कि वहाँ से आम लोगों को जाने आने में परेशानी हो, और एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ की परवाह किसी को नहीं है। बस ये है कि जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है वो नष्ट ना होने पाए, जबकि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने का यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी ने नोटिस दिया वो नहीं दिया। पीडब्ल्यूडी तो अपनी जगह वापस मांग रही है जिस जगह पे उसे रोड डालना है। और जब आप इंतजामिया कमेटी के लोग इस बात को मान रहे हैं कि 1954 से के आसपास या 1956 के आसपास ये रोड पास हुआ था, तो जाहिर सी बात है उसकी पैमाइश हुई होगी उस समय भी, और जब पैमाइश हुई होगी तो पैमाइश के समय वो जमीन खाली पड़ी होगी, लेकिन उस पर कब्जा कर लिया गया। किसके? धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर मस्जिद को आगे बढ़ाकर बना दिया गया। और लोग यही सोचते होंगे कि जब सरकार आएगी तो कानून जिंदाबाद और संविधान जिंदाबाद और न्यायालय जिंदाबाद। किसी भी मैटर को, किसी भी मसले को लंबा खींचना है, उसको लटकाना है, तो न्यायालय में ले जाके डाल दो। लेकिन अब इनको एक चीज और समझनी चाहिए, अब न्यायालय पहले जैसे नहीं है। अगर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी उदाहरण देते हैं तो यहाँ पे भी क्या कहेंगे, यहाँ पे हालांकि मंदिर तो खोजा नहीं जा रहा है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात हो। अब जैसे इन्होंने कहा कि एएसआई से भी रिक्वेस्ट की है कि इसको एक पौराणिक विरासत के रूप में संरक्षित किया जाए, तो संरक्षण जब देगी, एएसआई भी संरक्षण करेगी। अगर एएसआई संरक्षित इमारत भी इसको घोषित किया जाता है तो उसके लिए भी तो आपको दस्तावेज देने होंगे, उसके लिए भी तो आपको ये देना होगा। क्या खाली वो पत्थर लगाया 1839 में ये इमारत बनी उसी से सिद्ध हो जाएगा? नहीं, वो कागज भी तो आपको देने पड़ेंगे। और इस जो मस्जिद है इसकी चौहद्दी क्या कहती है, इस मस्जिद का पास रकबा कितना है, और इस मस्जिद कितने जमीन पे बनी हुई है,
वो भी तो बताना पड़ेगा। क्या केवल इतनी ही बात कहने से, इतनी सी बात कहने से कि ये 1839 में बनी हुई है और 180 साल पुरानी मस्जिद है तो इसको छेड़ा ना जाए? नहीं। अतिक्रमण अगर आप करेंगे तो अतिक्रमण के बदले आपको कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और ये जो इस मुद्दे को मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है वो केवल और केवल जो एक मानसिकता है, घृणित मानसिकता है, उसको दर्शाता है। यहाँ पे कोई मजहबी रंग नहीं है, ना सरकार का इसमें कोई रोल है। ये केवल और केवल पीडब्ल्यूडी अपनी जमीन वापस मांग रही है जहां उसको सड़क बनाना है, और इसको बेवजह की मस्जिद का हिस्सा गिराने के लिए, मस्जिद को तोड़ने के लिए आदेश पारित हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल और केवल अतिक्रमण से संबंधित मामला है, ना इसमें कोई जो सांस्कृतिक इमारत है वो नष्ट हो रही है, न ऐतिहासिक इसका जो मूल तत्व है वो नष्ट हो रहा है। केवल और केवल जितना अतिक्रमण किया है उस जमीन को वापस मांगा जा रहा है। और अब आप देखिएगा, जब 13 तारीख को इस पर सुनवाई होगी और उसके बाद आप लोगों के स्टेटमेंट देखिएगा, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं या जो मुसलमानों के ठेकेदार नेता हैं या सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़े हुए कुछ नेता बैठे हुए हैं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी जैसे, जो आए दिन संभल जाने की तो बात करते हैं लेकिन बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर जिनके मुंह से एक लफ्ज नहीं फूटता है। ठीक, और यही ठीक मसला जो संभल या अजमेर शरीफ या बदायूं या ज्ञानवापी या आपका मथुरा, ये जितने भी मसले हैं, या राम मंदिर को ही अगर हम उठाकर देख लें, राम मंदिर का ही प्रकरण देख लें, तो राम मंदिर में भी क्या था, जो मूल जगह थी जहां पर पूजा होती थी, ये कब्जेदारी व्यवस्था का ही तो प्रारूप है। चाहे अजमेर दरगाह हो गई, चाहे बदायूं का हो गया, चाहे संभल की जामा मस्जिद हो गई, चाहे मथुरा की ईदगाह हो गई, ये सब क्या है? ये सब केवल और केवल कब्जेदारी की ही तो व्यवस्था है। आप एक चीज सोचिए, ये मस्जिदें जिस समय बनी होंगी, जैसे बाबर आया तो कहा जाता है कि 500 साल पहले आक्रमण हुआ। ठीक, आक्रमण हुआ, आपको मंदिर तोड़ना था, आपने मंदिर तोड़ दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन उस समय भी क्या जमीन की कमी थी? उस समय भी भारत के पास, तब तो भारत का क्षेत्रफल, क्योंकि भारत तब तो अफगानिस्तान तक हमारी सीमाएं लगती थी, हिंदू कुश पर्वत हमारे ही पास था, अफगानिस्तान हमारी सीमाएं ईरान तक लगती थी, तब भी जमीन की हमारे पास कमी थी क्या? तो मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाना जरूरी था? बिल्कुल जरूरी नहीं था। लेकिन ये सब जगह जो मसला चल रहा है, मस्जिदें बनाई गई पहले पड़ोस में, फिर उन्हीं मस्जिदों को बढ़ाकर अतिक्रमण करके मंदिरों को उन मस्जिदों के नीचे दबा दिया गया। यानी जो मूल इमारत थी मंदिर की उसको दबाकर और जो जमीन थी उसको कब्जा कर। तो ये जितनी व्यवस्था है, वर्शिप ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम पर, वक्फ बोर्ड के नाम पर ये जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, ये सारी व्यवस्थाएं कब्जेदारी से संबंधित है। यहाँ पे ना इबादत का, ना भगवान का, ना अल्लाह का कोई रोल नहीं है। ये यहाँ पर पूजा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर केवल और केवल ये कब्जेदारी की व्यवस्था चल रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण फतेहपुर की नूरी जामा मस्जिद है, जो कि वहाँ के इंतजामिया कमेटी के मेंबर खुद कह रहे हैं 1954 में रोड पास हुआ था। ये तो रोड पास हुआ था तो उसकी पैमाइश हुई होगी, और वैसा ही होने वाला है कुछ अब संभल में भी चूंकि अभी तक हाई कोर्ट, जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को, माननीय उच्च न्यायालय को आदेशित किया था कि इस मामले के अंदर जिस भी पिटीशन दायर हो, 3 दिन के अंदर आप इस पूरे जो प्रकरण है इसके संबंधित अपनी जो निर्णय है वो प्रस्तुत करेंगे। लेकिन आज धीरे धीरे 24 तारीख के बाद से आज 8 तारीख होने जा रही है, और क्या 8 और 6 14, लगभग 15-16 दिन फिर हो गए हैं। लेकिन अभी तक कोई भी संभल जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी का मेंबर या उनका वकील या उनका पक्षकार हाई कोर्ट नहीं पहुंचा है। क्यों नहीं पहुंचा है? जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, जो उस एक्ट के माध्यम से अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं, चूंकि ये मस्जिद जो है इंतजामिया कमेटी के पास, इस मस्जिद पर
इंतजामिया कमेटी का कोई हक नहीं है। ये एएसआई का संरक्षित मोनामेंट है। जो संभल की जामा मस्जिद है ये एएसआई का संरक्षित मोनामेंट है, और अगर इसके एवज में एएसआई चाहे तो वो हाई कोर्ट जा सकती है, एएसआई जाकर हाई कोर्ट में अपना पक्ष रख सकती है, लेकिन इंतजामिया कमेटी के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है, ऐसा कोई उनके पास हथियार नहीं है कि वो जाकर अपनी बात रखें। और जो मूल स्वरूप है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, जो मूल स्वरूप है कि रिलीजियस नेचर, रिलीजियस स्टेटस को चैलेंज ना किया जाए, तो अगर वहां पूजा होती थी और मान लिया मस्जिद भी थी, जामा मस्जिद भी बनी थी और पूजा भी होती थी, तो फिर वो मंदिर क्यों दबाया गया, मंदिर की जमीन कब्जा क्यों की गई? और 2012 तक वहां पर पूजा होती थी, वहां पर 2012 तक के फुटेज मौजूद हैं। शादी ब्याह के जो हिंदुओं में कार्यक्रम होते हैं वहां पहले मंदिर जाया जाता है, तो वैसे फुटेज मौजूद हैं। और संभल हिंसा कोई पहली हिंसा नहीं है, संभल में इससे पहले भी हिंसाएं हो चुकी हैं। ये उनके बस डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है, दस्तावेज मौजूद नहीं है, लेकिन वो हिंसाएं हुई हैं। और वहाँ के जो लोकल के जो स्थानीय निवासी हैं और खासकर उनमें हिंदू, वो लोग तो इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन कोई भी मुस्लिम पक्ष का व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि संभल में कभी दंगे हुए थे। और एक गोयल फैमिली का अक्सर जिक्र आता है संभल की, जो बहुत प्रतिष्ठित परिवार है, और वो परिवार आज की डेट में पूरा परिवार दिल्ली रहता है। उनका जमीनें वगैरह भले ही पड़ी हुई हो, उनकी संपत्ति पड़ी हुई हो संभल में, लेकिन वो पूरा परिवार दिल्ली में रहता है। और उन्होंने बताया कैसे 1978 में उनके परिवार का कत्लेआम किया गया था। जिंदा उनके परिवार के जो उनके परदादा रहे हों या दादा रहे हों, उनको जिंदा जला दिया गया था वही संभल के अंदर। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो सारी पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, पूरे प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, और उस चिंगारी को भड़काने में जो हमारे सेकुलर नेता हैं, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के, उसके साथ और भी जो क्षेत्रीय दल हैं, वो लोग किसी भी हाल में, किसी भी स्थिति में इस बात को मानने को तैयार नहीं है। बल्कि जो सब संविधान सर पे लेकर घूम रहे हैं, जो कानून की बातें करते हैं, जो पूरे देश को ये बताने में जुटे हुए हैं कि हम संविधान बचाने निकले हैं, लेकिन वही संविधान कहीं भी इस चीज की इजाजत नहीं देता है कि आप जमीन का अतिक्रमण करें, आप जो पुरानी कोई ऐतिहासिक इमारत है उसको दबाकर उसके ऊपर अपनी इमारत को स्थापित करें। तो जो प्लेसेस ऑफ 1991 वर्शिप एक्ट है, केवल और केवल उसका सहारा लेके, और सहारा क्या लिया जाता है कि उस एक्ट के अनुसार 15 अगस्त 1947 के बाद जो पूजा स्थल हैं, जो भी इबादत गाह हैं, उनको एज इट इज रखा जाए, उनको छेड़ा ना जाए। ठीक, लेकिन नहीं छेड़ा जाएगा, बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है कि बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उस जगह का मूल अस्तित्व क्या है, उस जगह का मूल जो धार्मिक बिंदु है वो क्या है, तो वो धार्मिक बिंदु तो पता करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, आप ये एक चीज पर विचार कीजिए कि जो कुतुब मीनार है, मैं पहले भी कह चुका हूं बार बार, कुतुब मीनार का जब तक ये मसला चलेगा तब तक कुतुब मीनार का जिक्र आता रहेगा, और जाने ऐसी कितनी मीनारें और कितने मस्जिदें हैं जिनका जिक्र आता रहेगा। तो क्या मस्जिद तोड़ी जा रही है? नहीं, मस्जिद ने जितने जमीन पर अतिक्रमण किया है वो अतिक्रमण हटाया जाएगा। अब उस अतिक्रमण को हटाने में मस्जिद का कुछ तो हिस्सा टूटेगा, क्योंकि मस्जिद की एक चौहद्दी होगी, मस्जिद जब बनी होगी उसका कोई खाका खींचा गया होगा, और मंदिर के प्रमाण, मंदिर की चौहद्दी और मंदिर की जगह सब कुछ पहले से ही दर्ज है सरकारी दस्तावेजों में। जबकि मस्जिद का सरकारी दस्तावेजों में कोई प्रमाण नहीं है उस तरीके का कि मस्जिद कितने, कब बनी, कैसे बनी। सिर्फ और सिर्फ संभल शाही जामा मस्जिद है, इसके नाते वो मंदिर पर कब्जा कर सकती है, ये अधिकार उसको भी प्राप्त नहीं है। वही अजमेर शरीफ दरगाह के साथ हुआ है। अजमेर शरीफ दरगाह भी बनी होगी, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनी होगी, लेकिन उस दरगाह के आसपास की जो जमीन है, उस जमीन का मूल हक पहले किसके पास था? ठीक, यही बदायूं में है। बदायूं में भी
जो जिस मस्जिद पर दावा ठोका जा रहा है, तो वो भी अतिक्रमण के दायरे में भी आ रही है। अतिक्रमण, जहां भी मस्जिद आप देखेंगे, सारी मस्जिद, सारी मज़ार आप कहीं भी उठाकर देख लीजिए, वो अतिक्रमण की हुई जगह पे बनी हुई हैं। कहीं ना कहीं सरकारी जमीन या किसी की निजी संपत्ति को दबाकर दरगाहें और मज़ार बनाई गई हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए जमीन कहीं से अलॉट की थी या वो जमीनें वक्फ बोर्ड ने दान की थी। नहीं, वक्फ बोर्ड ने कोई भी जमीन, वक्फ बोर्ड ने कोई भी मज़ार या मस्जिद अपनी ज़मीन पर नहीं बनवाई है। वो बात अलग है, जब वो मज़ार और मस्जिद या दरगाह बन गई तो वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित हो गई। किस आधार पर? मजहबी जो धार्मिक आधार है, उस धार्मिक आधार पर उसको साबित कर लिया गया या उसको मान लिया गया कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। लेकिन जब से वक्फ बोर्ड बना है 1954 से, जब से वक्फ बोर्ड को कानूनी संवैधानिक दर्जा मिला है, संविधान में संशोधन करके उसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है, तब से लेकर भी आज तक भी आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो वक्फ बोर्ड ने कभी भी पूरे अपने कार्यकाल के दौरान, पूरे अपने जीवन के दौरान किसी भी मस्जिद, मज़ार, दरगाह या और किसी उसके लिए कोई ज़मीन अलॉट नहीं की है। ना उनके पास जो ज़मीनें हैं उनका कोई लेखा जोखा है। तो ये केवल और केवल वर्शिप एक्ट के नाम पर जो ज़मीनें, जो मंदिर दबा लिए गए हैं, उन पे कोई कुछ ना बोल पाए, और वक्फ बोर्ड के नाम पर जहां जहां अतिक्रमण करके सरकारी ज़मीनों पर लोगों की निजी संपत्तियों पर कब्जेदारी की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए उस व्यवस्था के अधीन कोई ना बोले, और एक दिन धीरे धीरे करते करते जो देश है उसको शरिया लॉ के अंदर लाकर खड़ा कर देना। आज आप देखिए वक्फ पे 9.5 लाख एकड़, हाँ 9.5 लाख एकड़ है, मैं हेक्टेयर बोल गया था पिछले वीडियो में, उसके लिए गलती है वो, ठीक। 9.5 लाख एकड़ जमीन है, ठीक। अब 9.5 लाख एकड़ जमीन आप मान के चलिए उससे राजस्व आता होगा। उस राजस्व का कितना इस्तेमाल मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए, मुसलमानों के उद्धार के लिए, मुसलमानों के एक तरीके से जीर्णोद्धार के लिए। मुसलमानों का भी तो जीर्णोद्धार होना है, और किसी मज़ार, मस्जिद, दरगाह का जीर्णोद्धार वक्फ बोर्ड ने कराया और नहीं कराया। किसी भी मंदिर, मज़ार, दरगाह का जो जीर्णोद्धार होता है वो किससे होता है? वो सरकार के पैसे से होता है। क्यों? जब भी कोई मंदिर, मस्जिद, मज़ार टूटी झड़ी दिखाई देती है तो उसके लिए जो सेकुलर नेता हैं हमारे, वो अपने राजकोष का मुंह खोल देते हैं कि जाओ। जब कब्रिस्तान की चारदीवारी पक्की करने के लिए सरकार पैसा दे सकती है, मुर्दा घर के लिए सरकार पैसा दे सकती है, तो जहां पर सारे सेकुलर जाके मत्था टेकते हों, सारे मुसलमान जहां जो उनकी धार्मिक आस्था से जुड़े हुए प्रतिष्ठान है, क्या उनके लिए सरकार पैसा नहीं देती होगी? तो और सबसे बड़ी बात, जितने भी बड़े बड़े हमारे मंदिर ट्रस्ट हैं उन पर कब्जा किसका है? उन पर कब्जा सरकार का है। लेकिन जो मस्जिदें हैं, जो चर्च हैं, इन सब पर अधिकार किसका है? उनके मूल लोगों का। वो लोग अपने चर्च का, अपने मज़ारों का, मस्जिदों का और गुरुद्वारों का रख रखाव कर सकते हैं, लेकिन हिंदू अपने मंदिरों का रख रखाव नहीं करेगा। और उसके साथ ही हिंदू मंदिरों से जो चंदा आता है, जो हिंदू मंदिरों में पैसा चढ़ाया जाता है, उस पैसे को उठाकर लगा दो जाकर कहाँ? पूरा पैसा वो मस्जिदों के जीर्णोद्धार में, हज यात्रा के लिए, और ये जो आतंकवादी मारे जाते हैं उनका केस लड़ने के लिए जो ये कमेटियां और जो आतंकवादियों का केस लड़ने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, उनकी मदद में ये पैसा लगता है। सरकारें खुद आतंकवादियों का केस लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक गई हैं। सोनिया गांधी किस तरीके से, जिस समय यूपीए सरकार थी, रात के 2 बजे कोर्ट खुलवाया जाता है सुप्रीम कोर्ट। अखिलेश यादव किस तरीके से आतंकवादियों के लिए कोर्ट के दरवाजे, हाई कोर्ट के दरवाजे पहुंच गए थे। तो ये सब चीजें आप लोगों के सामने हैं। और अभी संभल हिंसा में जो 5 लोग मारे गए, जिनको शहीद का दर्जा दिया जा रहा है, जिनसे गला फाड़ फाड़ कर सभी सेकुलर नेता, मुसलमानों के ठेकेदार, धर्मगुरु और जितने मुस्लिम नेता हैं,
वो सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाए, पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो और उनको कटघरे में खड़ा करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी तक वक्फ बोर्ड जैसे संस्थान के मुंह से नहीं निकला जो हमारे शहीद हुए हैं उनको हम कोई आर्थिक मदद देंगे। किसी ने नहीं बोला, वक्फ बोर्ड ने भी नहीं बोला कि हम इनकी आर्थिक मदद करेंगे। लेकिन बोला कौन? अखिलेश यादव, कि हम अखिलेश यादव यानी सपा समाजवादी पार्टी मृतकों को 5-5 लाख रुपए का आर्थिक धनराशि मुहैया कराएगी। तो क्या अखिलेश यादव के मुंह से एक बार ये नहीं निकल सकता था जो पुलिस वाले घायल हुए हैं उनके लिए भी हम कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे? या मत कीजिए, पुलिस वालों के पास सरकारी नौकरी है, उनके लिए उनका देखरेख करने के लिए उनकी जिम्मेदारी सरकार की है, वो सरकार देखेगी। लेकिन क्या जो बहराइच में रामगोपाल मिश्रा जिनकी हत्या हुई, क्या ये उनके लिए नहीं कह सकते थे अखिलेश यादव? या और भी कोई कांग्रेस या और भी सेकुलर नेता, या करहल में जिस बेटी की हत्या हुई उसके लिए नहीं बोला जा सकता था? या जिस तरीके से कन्नौज में रेप हुआ, अयोध्या में रेप हुआ, क्या उन विक्टिमों के लिए, उन रेप पीड़ितों के लिए समाजवादी पार्टी ये घोषणा नहीं कर सकती थी कि जिन बच्चियों के साथ दुराचार हुआ है, हमारी पार्टी के लोगों ने जो जिस बच्ची की हत्या की है उसके लिए हम शर्मिंदा हैं और उनको हम आर्थिक सहायता मुहैया कराएंगे? कोई नहीं बोलेगा, ना आज तक बोला है और आगे भी कभी कोई नहीं बोलेगा। लेकिन जो हमारे यहाँ हमारे लोग भाईचारे के नाम पर सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़कर हिंदुओं को गाली देने की, हिंदुओं को कोसने का प्रयास करते हैं, उन सभी को देखना चाहिए कि आखिर समाज में जो धारा बह रही है, जो धारा प्रवाह है, वो किस तरफ हो रहा है। मुसलमानों के खैरख्वाह बनने के लिए होड़ मची हुई है। मुसलमानों का असली नेता कौन है, मुसलमानों का असली जो पक्षधर है वो कौन है, इसके लिए होड़ मची हुई है। लेकिन हिंदुओं की बात करने के लिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। वो भी जब बात करती है तो उस पर क्या आरोप लगता है? ये कम्युनल है, ये सांप्रदायिक है। लेकिन जो मुसलमानों के लिए चीख चीख कर बात करें, मुसलमानों के लिए मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री सबको कटघरे में खड़ा कर दें, पूरी संविधान व्यवस्था को, पूरी न्याय व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दें, वो सब लोग सही हैं। लेकिन जब हिंदुओं की बात हो तो वो कम्युनल हो जाते हैं। यही बांग्लादेश के हिंदुओं की बात हो तो विपक्षी कहते हैं कि उससे हमारा कोई मतलब नहीं, वो उनके देश का मसला है, वो खुद जाने। तो ये सारी जो मानसिकताएं हैं, ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो हिंदुओं के प्रति लोगों के मन में, सेकुलर नेताओं के मन में एक आक्रोश है, एक घृणा है, एक घृणित मानसिकता से वो लोग भरे हुए हैं। ये हम सबको सोचना चाहिए, देखना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की भी इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले किसी नए टॉपिक पर फिर आपसे एक नए वीडियो में भेंट होगी। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।